Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying interpretation of statutes and the principle of legislation. And next question is explain the principle of interpretation in the relation to the constitution. तो constitution से related जब interpretation की जाती है तो उससे रिलेटेड क्या क्या आपके पास प्रिंसिपल हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई बार हमें इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कौन कौन से प्रिंसिपल, कौन कौन से रूल जो है उसमें फॉलो करते हैं। देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम इंटरप्रेट करते हैं तो हम उसको कभी भी नैरो सेंस में कभी भी इंटरप्रेट नहीं करते। हम वहाँ पे हमेशा उसको जो है लिबरल वे से और जनहित में, लोगों के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में ही उसको जो है हम वहाँ पे उसको अमेंड करते हैं या उसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ एंड द बेसिक डॉक्यूमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हमारा किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, सबसे बड़ा कानून होता है, बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द नेशन, एम्बिशंस एंड द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन तो जो होता है यही तो हमारे देश की जो है वो नेशनल एम्बिशंस होती है, इच्छा होती है, राष्ट्र क्या चाहता है, किस तरीके का पॉलिटिकल सेटअप वहाँ पे होगा, ये सब कुछ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। दिस इज़ द रीज़न दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रूड इन सच अ वे टू प्रोवाइड प्लेस टू द नेशनल लाइफ एंड एम्बिशन। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात आए या उसमें इंटरप्रिटेशन करने की बात आए तो हमेशा जो है उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की जाती है कि हमारे जो है नेशनल लाइफ और एम्बिशन जो है, हमारी इच्छाएँ जो, हमारी आशाएँ जो है वो हमेशा बनी रहें। कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल वर्सेस विनय कुमार का केस है। इट वाज डिसाइडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूटेड शुड हैव लिबरल कंस्ट्रक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कंस्ट्रक्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तब जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको जब इंटरप्रेटेड किया जाता है तो उसकी लिबरल इंटरप्रिटेशन चाहिए। कोर्ट शुड अडॉप्ट वाइड एंड लिबरल अप्रोच। Court should adopt wide and liberal approach while interpreting, but it should also consider that the language and the word should not be stretched much to obtain the supremacy of its valid and constitutional object। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब भी उसको आप कंस्ट्रक्शन उसकी करें, मीन्स उसकी इंटरप्रिटेशन जब आप करें तो उस सिचुएशन में आप हमेशा जो है उसको उस तरीके से इंटरप्रेट करें ताकि जो है उसकी लिबरल अप्रोच सामने आए और जो हमारे जो नेशनल लाइफ एम्बिशंस हैं वो सामने आए। द इंटेंशन ऑफ द लैंग्वेज यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट शुड बी कंसिडर्ड सुप्रीम। और जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है उसको ही सुप्रीम हमेशा माना जाना चाहिए। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केसेस में भी यही बोला गया, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी कंस्ट्रूड फॉर द पर्पस ऑफ नैरो बिलीफ एंड जेलसी बट वाइड एंड लिबरल अप्रोच। तो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केसेस में भी यही बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसको कंस्ट्रूड किया जाए, जो उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का नैरो बिलीफ का स्पेस नहीं होना चाहिए, जेलसी का स्पेस नहीं होना चाहिए। हम हमेशा जो उसकी जो कंस्ट्रक्शन हो, इंटरप्रिटेशन हो, वो लिबरल होनी चाहिए, वाइड अप्रोच लेके उसकी इंटरप्रिटेशन की जानी चाहिए ताकि सभी कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट और उसके सभी प्रोविज़न को एक इफेक्ट वहाँ पे मिल सके। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एयर 1973 में भी यही चीज़ बोली गई, दैट सच अ वे टू प्रोटेक्ट द मैक्सिमम पॉसिबल इंटरेस्ट फ्रीडम ऑफ द पार्लियामेंट शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट द एवरीवन कैन एंजॉय इट। फॉर दिस पर्पज द रिक्वायरमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड नैरोली और पेडेंटिक सेंस। तो कभी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है नैरो सेंस में हमने जो है इंटरप्रेट नहीं करना है, हमने पॉसिबल इंटरेस्ट देखना है, मैक्सिमम इंटरेस्ट देखना है, पार्लियामेंट के फ्रीडम को भी बना के रखना है वहाँ पे। तो देखिए, ये आपके पास बड़े सारे केसेस हैं जहाँ पे एक ही बात जो है बोली जा रही है, चाहे ए के गोपालन का केस हो, केशवानंद भारती का केस हो, कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात आए ना तो हमें जो है नैरो व्यू लेके नहीं चलना चाहिए, हमारी अप्रोच नैरो नहीं होनी, छोटी सोचनी चाहिए। हमें जो वाइड और लिबरल अप्रोच, हमारी एक उदारवादी अप्रोच होनी चाहिए और सभी के इंटरेस्ट में ही उसकी जो है इंटरप्रिटेशन की जानी चाहिए। इनफैक्ट द इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी परपोजिव एंड हारमोनियस। टी एम ए वे फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केसेस में भी यही बोला गया। अब देखिए, इफ़ द हेल्प ऑफ द प्रीवियस लॉ, हिस्टोरिकल लेजिस्लेचर डेवलपमेंट एंड द डिस्कशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज रिक्वायर्ड देन इट कैन बी डन। सो इन ऑल इट कैन बी सेड द इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी। तो यहाँ पे बता रखा है कि जब भी
कॉन्स्टिट्यूशन की जो है इंटरप्रिटेशन की जाए तो कैसे होनी चाहिए, वो लिबरल होनी चाहिए, उसकी नैरो सेंस नहीं होनी चाहिए, बी डन इन सच अ वे टू प्रोवाइड इफेक्टनेस टू ऑल पार्ट एंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट इंटरप्रिटेशन की जानी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट और उसके सभी प्रोविज़न, उसके जो प्रावधान, उनको इफेक्ट मिले। बी डन इन सच अ वे टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द वेरियस पार्ट एंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन की जानी चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस पार्ट और प्रोविज़न जो है उनमें किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या इनकन्सिस्टेंटी जो है, कंसिस्टेंसी को जो है अवॉइड किया जा सके। बी डन इन सच अ वे टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन की जानी चाहिए जिससे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव किया जा सके। प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीजन टू दैट कंट्री। और इंटरप्रिटेशन इस तरीके से की जानी चाहिए ताकि इसका बेनिफिट जो है हर एक इंडिया के सिटीज़न को हो, हर एक कंट्री की हर सिटीज़न को हो। तो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हमारे पास ये प्रिंसिपल यहाँ पे है। इसमें सबसे पहला है आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे थे वहाँ पे भी आपने पढ़ा था। तो एक्लिप्स क्या होता है, गायब हो जाना, खत्म हो जाना। इट इज़ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी इंटरप्रिटेशन करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए, ये बोला गया है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू इट, any law being prior to the constitution which is inconsistent to the constitution become almost dead law। ये डी लॉ नहीं होगा, डेड लॉ होगा। that is it get affected by the eclipse, but by removing the eclipse through a subsequent favorable amendment the law can be made enforceable। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि any law being prior to the constitution, कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले का है, विच इज़ इनकन्सिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आज जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इनकन्सिस्टेंट है, असंगत है और ऑलमोस्ट डेड है अभी ये लॉ, पुराना वाला जो लॉ है। एंड इसको जो एक्लिप्स से जो है इफेक्ट मिल रहा है, बट बाय रिमूविंग द एक्लिप्स, तो इसमें जो छुपी हुई चीज़ है जो इसमें गलत है उसको रिमूव करके सब्सिक्वेंट फेवरेबली अमेंडमेंट करके दैट लॉ कैन बी मेड इन्फोर्सिबल। तो उस लॉ को इन्फोर्सिबल किया जा सकता है। तो जो लॉ ऐसा, उसके अगर कुछ प्रावधान जो है, ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले का है और उसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो उन को क्या बोला जाता है कि इसमें एक्लिप्स है, इसमें कोई चीज़ जो है छुपी हुई है। तो उस चीज़ को निकाल के उन प्रावधानों को हटा के बाकी वाले लॉ को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल किया जा सकता है, इन्फोर्सिबल किया जा सकता है। दस द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई टू द आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वहाँ पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है अप्लाई होता है, नॉट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, बिकॉज लॉ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इज वाइड ऑल्सो इन इशू विच कैन नॉट बी री इन्फोर्स। तो उसमें जो बता रखे हैं वो जो है री इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में ही अप्लाई होता है। तो एक सिंपल सा प्रोविज़न यहाँ पे किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के अंडर कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई लॉ है और उसके कुछ प्रोविज़न जो है वो इनकन्सिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन इनकन्सिस्टेंसी को हटा के, उन प्रोविज़न को हटा के बाकी वाले लॉ को जो है इन्फोर्सेबल किया जा सकता है, जैसे कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में बोला गया है। बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। An act being pre-constitutional legislation empowered the provincial government to boycott all the private motor transport businesses। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हुआ एक एक्ट था जिसमें जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर थी कि वो प्राइवेट मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस को बायकॉट कर सकती है, इसको ख़त्म कर सकती है। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया, ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी की वायलेशन मानेगी। तो बिकॉज द लेजिस्लेशन वाज इनकंसिडर फंडामेंटल राइट, तो अगर क्योंकि ये जो लेजिस्लेशन जो कि पहले की थी ये हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट थी, लेटर द लेजिस्लेशन अगेन कम इनटू फोर्स बाय द अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1951 बिकॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोवाइड प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर्स टू इस्टेब्लिश द मोनोपोली इन एनी ट्रेड। तो एक बाद में नया एक्ट ला के जो असंगतियाँ थी, जो इनकन्सिस्टेंसी थी पुराने वाले एक्ट में, उनको दूर करके बाकी सारे वाले एक्ट को जो है वहाँ पे वैलिड किया गया। तो यहाँ पे साफ लिख रखा है महेंद्र लाल सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 का केस है। द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के जो लॉ है उन पे अप्लाई होता है, नॉट ऑन द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन। ये उन पे अप्लाई नहीं होता जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बने हैं, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो भी हमने लॉ बनाया वो वैलिड ही है, उसमें गलती नहीं हो सकती है। लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो हमारे पास लॉ थे उनमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होता है, उनमें अगर किसी तरीके के प्रोविजन को चेंज करने की जरूरत है तो वो की जा सकती है और बाकी लॉ को इन्फोर्सेबल किया जा सकता है। सेकंड आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी जो है ये भी इंटरप्रिटेशन स्टैच्यू का एक जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें तो एक इंपॉर्टेंट रूल चेंज बन जाता है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। Thus, the principle is applicable when a part of the act is valid and another part is invalid, then both of these part can be separated. तो ये यही बोलता है सेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेट कर देना, अलग कर देना। तो अगर इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी एक्ट का कोई पार्ट जो है वैलिड है और उसी एक्ट का कोई और एक और पार्ट जो है वो इनवैलिड है, तो उस कंडीशन में उन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है। देन सच सिचुएशन वैलिड पार्ट विल बी डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो वैलिड पार्ट होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर, संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जो इनवैलिड पार्ट होता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन या इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट इफ बोथ कैन नॉट बी सेपरेट, अगर उन दोनों को अलग ना किया जा सके, देन द कंप्लीट एक्ट इज लायबल टू बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर उस कंडीशन में पूरे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो है इंटरप्रिटेशन करें तो देखें कि उस एक्ट का जो वैलिड पार्ट है उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं, मतलब संविधानिक कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं, और जो उस एक्ट का जो इनवैलिड पार्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे एक्ट को ही वहाँ पे आप क्या कर दें, जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनली कर दें। एक के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केसेस में AR 1950 में यही बोला गया, सुप्रीम कोर्ट decided that if any part of the act is inconsistent to the any part of the constitution and the part could be separated from the remaining act, then the such part shall be declared unconstitutional। तो उस कंडीशन में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। कुछ और भी केसेस आपके पास, जैसे आप ये देख सकते हैं, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस PN बलासरा AR 1951 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट वाज सेड दैट वेयर द वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट कुड बी सर्व्ड, जब वैलिड पार्ट किसी भी एक्ट का और इनवैलिड पार्ट जो है वो अलग किए जा सकते हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी इज अप्लाइड। तो उस कंडीशन में आप ये जो सिद्धांत है अलग करने का, इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, एक और अनदर इम्पॉर्टेंट जो है रूल है वाइल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इज अप्लाइड व्हेन लॉ इनेक्टेड बाय वन लेजिस्लेचर इंक्रोचेस अपॉन और इफेक्ट द एरिया ऑफ अनदर लेजिस्लेशन। तो ये वहाँ पे अप्लाई होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, जहाँ पे एक लेजिस्लेचर जो है दूसरे लेजिस्लेचर की बाउंड्रीज को, उसके एरियाज़ को जो है इनक्रोच कर रहा है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूट, लॉ बनाने की पावर डिस्ट्रीब्यूट है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो अगर सेंटर जो है स्टेट के मामले में कोई लॉ बनाने या उसके एरिया, जो उसके एरिया में कोई सब्जेक्ट आता है उस पर लॉ बनाने की कोशिश करता है तो उसको हम इंक्रोचमेंट बोलेंगे। इसी तरीके से स्टेट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन लिस्ट में अगर कोई मैटर आता है लॉ बनाने का और वहाँ पे स्टेट जो है लॉ बनाने की कोशिश कर रही है तो उसको हम जो है वहाँ पे इंक्रोचमेंट वहाँ पे मानेंगे। तो इस कंडीशन में हम पिथ एंड सब्सटेंस का जो है रूल जो है फॉलो करेंगे। कैसे होगा, इसको फिर से पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन इज अप्लाइड व्हेन द लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर इंक्रोचेज upon the effect the areas of the another legislature, such law are considered unconstitutional by the courts and pith and substance is considered। तो उस कंडीशन में उस लॉ को जो है, जो लॉ दूसरे के एरिया को टच कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर वहाँ पे कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स द लेजिस्लेटिव पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, संविधान क्या करता है, कानून बनाने की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, union and the concurrent list. Union is empowered over the union list, state over the state list, and state and union is matter contained in the concurrent list। तो कई जगह पे क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि स्टेट जो है, सेंटर जो है, यूनियन जिसको हम यूनियन बोल रहे हैं, यूनियन एम्पावर्ड है, यूनियन लिस्ट में जो मामले दे रखे हैं उन पे कानून बनाएगा। स्टेट एम्पावर्ड है, स्टेट लिस्ट में जो मैटर दे रखे हैं, और स्टेट एंड यूनियन को कुछ कंबाइंड मैटर भी जिसका यहाँ पे वो दोनों लॉ बना सकते हैं। Many times the law enacted by the parliament touches upon the subject of the state list। कई बार क्या होता है कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो स्टेट लिस्ट को टच करता है।
लॉ इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अपॉन द स्टेट ऑन द यूनियन लिस्ट। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं वो यूनियन लिस्ट को टच करता है। इन सच सिचुएशन क्वेश्चन अबाउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अराइजेज। उस कंडीशन में उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संविधानिता को जो है वहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। सच लॉ कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इंसिडेंटली टचेज द अदर सब्जेक्ट। तो उस लॉ को इस बात पे अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि ये इंसिडेंटली जो है दूसरे की बाउंड्रीज को टच कर रहा है। रैदर इट शुड कंसिडर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इस कंडीशन में लेजिस्लेचर की इंटेंशन देखी जाती है एंड पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ द लॉ देखा जाता है कि उसका पर्पस क्या है, उस एक्ट का, उस लॉ का पर्पस क्या है, पिथ एंड सब्सटेंस क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखा जाता है। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो जहाँ पे लेजिस्लेटिव जो बॉडीज़ हैं वो जो है लॉ को फ्रेम करते टाइम दूसरे लेजिस्लेटिव बॉडी की जो है जो एरिया है उसको टच कर रहा है, तो उस कंडीशन में पिथ एंड सब्सटेंस का फॉर्मूला यूज़ होता है। मीन्स वहाँ पे उस लॉ की इंटेंशन को देखा जाता है कि वो किस पर्पस से बनाया गया है, इसी और उसको उसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन या अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जा सकता है। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे आपके पास ये केस है प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स कुलुना AIR 1947 का केस है। इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑन दिस मैटर। बंगाल स्टेट लेजिस्लेचर पास बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट। तो इस एक्ट में बंगाल स्टेट लेजिस्लेचर ने एक बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट पास किया टू प्रोहिबिट द लिमिट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, ताकि फार्मर जो लोन लेते हैं उनका जो इंटरेस्ट देते हैं उस पर एक लिमिट लगाई जाए, इस लिमिट से जहाँ उनसे जो है ब्याज नहीं लिया जा सकता। दिस एक्ट वाज चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट इफेक्ट द लॉ रिलेटेड टू द प्रोमिसरी नोट। ये लॉ जो है इस बात पे, इस ग्राउंड पे चैलेंज हुआ कि ये प्रोमिसरी नोट जो एक्ट है, उस जो जूनियर लिस्ट का मामला है उस पर इंक्रोचमेंट कर रहा है। प्रीवी काउंसिल डिसाइडेड दैट द मेन पर्पस ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे प्रीवी काउंसिल जो आज़ादी से पहले हमारी सबसे बड़ी कोर्ट थी वो प्रीवी काउंसिल थी, यू नो वेरी वेल। तो उन्होंने यहाँ पे बंगाल लेजिस्लेचर का पर्पस देखा कि उन्होंने लॉ क्यों बनाया है। उस लॉ का पर्पस क्या था कि फार्मर को ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे ना देना पड़े। तो पिथ एंड सब्सटेंस का फॉर्मूला यूज़ हुआ और उन्होंने ये नहीं माना कि ये किसी की बाउंड्री को टच कर रहा है और इस लॉ को वहाँ पे वैलिड माना गया। इसी तरीके से आपके पास स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालासारा AIR 1951 का केस है। द स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर ने जो है बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 पास किया, जिसमें शराब को रखना और शराब की सेलिंग करना जो है उसको जो है बैन किया गया। इट वाज चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट प्रोहिबिट द इंपोर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर विच इज सब्जेक्ट टू द यूनियन लिस्ट। ये बोला, ये इस लॉ के इस बात पे चैलेंज किया गया कि ये जो बैन यहाँ पे शराब की सेलिंग पे लगाया गया है ये यूनियन लिस्ट का मामला आता है और यहाँ पे अब यूनियन लिस्ट में जो है अब जो शराब को उसको हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मेन पर्पस ऑफ एक्ट क्या है, इनटू द प्रोहिबिट द पोजेशन। तो पर्पस क्या है एक्ट का, शराबबंदी को करना, उसके सेल को बंद करना। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है जो सेंट्रल यूनियन लिस्ट का जो यूनियन लिस्ट में का जो एरिया है लॉ बनाने का उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम ये नहीं मानेंगे क्योंकि पर्पस जो है वो ठीक है और इसको हम लॉफुल एक वैलिड लॉ जो है यहाँ पे मानेंगे। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट है कंडीशनल लेजिस्लेचर। कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या होता है? कंडीशनल लेजिस्लेशन जनरली जो आपने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारे फंक्शन खुद तो नहीं करता है, तो कई बार पावरें जो है वो डेलीगेट भी करनी पड़ती है, ये उसी से रिलेटेड है। एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंडीशनल लेजिस्लेचर। इट इज़ यूनिवर्सल फैक्ट दैट द लॉ मेकिंग फंक्शन इज अ लेजिस्लेटिव। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो कानून बनाने की जो पावर होती है ये विधानपालिका के पास ही होती है। दिस फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनी अदर। और ये कानून बनाने का काम ये लेजिस्लेटिव बॉडी खुद ही करती है, किसी को और को नहीं देती। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पार्लियामेंट और स्टेट में जो स्टेट असेंबली होती है वही कानून बनाती है, कोई और नहीं बना सकता। बट सेवरल टाइम लेजिस्लेटिव ट्रांसफर द पावर टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव थ्रू एन एक्ट। कई बार जो है लेजिस्लेटिव जो है अपने कानून बनाने की जो पावर शक्तियाँ हैं ये एग्जीक्यूटिव को देता है किसी एक्ट के अंडर। दिस इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और कंडीशनल लेजिस्लेशन। इसी को क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर कंडीशनल लेजिस्लेचर जो है बोलते हैं।
कंडीशनल लेजिस्लेशन could be understood in the हमदर्द दवाखाना यूनियन ऑफ इंडिया केस है. द फंक्शन ऑफ द लॉ मेकिंग इज विद द लेजिस्लेटिव. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कानून बनाने का जो काम है ये विधान पालिका का है. इट इज़ हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेटिव, और ये विधान पालिका के थ्रू ही किया जाना चाहिए. इट कैनॉट डेलीगेट्स इस फंक्शन टू एनी अदर बॉडी. ये कानून बनाने का फंक्शन किसी और बॉडी को नहीं दिया जा सकता, ये एग्जीक्यूटिव को भी नहीं दिया जा सकता. बट द फंक्शन ऑफ इट्स इन्फोर्समेंट कैन बी डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव. लेकिन जो कानून बनाया गया है उसकी इन्फोर्समेंट करने के लिए, इन्फोर्समेंट करने की पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को देनी चाहिए. तो उनको इन्फोर्स करने के लिए भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे. इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल लेजिस्लेचर यहाँ पे बोलते हैं. तो यहाँ पे एडवर्ड मिल कंपनी स्टेट ऑफ अजमेर AI 1955 का केस है. इट वॉज हेल्ड दैट द पार्लियामेंट डज नॉट हैव इनफ टाइम इन प्रेजेंट टाइम टू मेक लॉ एज वेल एज इट हैज़ इन्फोर्स. तो पार्लियामेंट के पास अब इतना टाइम नहीं होता कि वो लॉ भी बनाए, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए भी लॉ बनाए. द फंक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट इज लेफ्ट टू द एग्जीक्यूटिव. इसलिए जो कानून को इन्फोर्स करने का जो फंक्शन होता है ये एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को दे दिया जाता है. मीन अब कार्यपालिका ने किसी लॉ को इन्फोर्स करना है तो उनको भी बड़े सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं. तो ये भी क्या होते हैं, लॉ का ही पार्ट होते हैं. तो ये लॉफुल माने जाएंगे. नेक्स्ट आपके पास कलरेबल लेजिस्लेशन. कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है, जहां पे दिस प्रिंसिपल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन सच वेयर लेजिस्लेटिव इनेक्ट लॉ बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन. तो जब कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी जो है अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर जाके कोई कानून बनाती है तो उसको हम कलरेबल लेजिस्लेशन बोलते हैं. सच लॉ इज कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. लेजिस्लेटिव कैन नीदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनेक्ट द लॉ बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन. तो यहाँ पे ये बता रखा है कि कोई भी विधान पालिका जब अपनी जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाके, बाहर जाके किसी कानून को बनाती, किसी लॉ को इनेक्ट करती है तो वो लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा. ना तो वो डायरेक्टली ना ही वो इनडायरेक्टली जो है लॉ बन पाएगा. व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, जिसको आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते उसको आप जो है इनडायरेक्टली भी आप वहाँ पे नहीं कर सकते. इसी को हम कलरेबल लेजिस्लेशन बोलते हैं. इफ़ द लेजिस्लेटिव frames law with malified intention or by the unreasonable way, then such law will be ultra vires. State of Bihar versus कामेश्वर लॉ 1952 कैसे बोला कि अगर आपने कोई ऐसा कानून बनाया है जहाँ पे आपकी इंटेंशन जो है मेलाफाइड है, दूषित इंटेंशन है, कुछ अनरीजनेबल वे से बनाया है, जुरिसडिक्शन के बाहर अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाके कोई कानून बनाया है, तो वो लॉ जो है वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, वो कानून जो है वैलिड नहीं माना जाएगा. केसी गजपति नारायण दियो वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है. सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द वाइल कंसिडरिंग कलरेबल लेजिस्लेशन इट मस्ट बी सीन दैट व्हाट इज इट एक्चुअल नेचर, इट इज़ मैटर ऑफ एनालिसिस. तो जब कलरेबल लेजिस्लेशन की बात आती है तो हमें ये देखना होता है कि उस लॉ की एक्चुअल नेचर क्या है और उसका पूरा जो है एनालिसिस वहाँ पे किया जाना चाहिए. तो ये है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये आपके पास प्रिंसिपल है जिनको आपको फॉलो करना होता है. थैंक यू सो मच.